जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए डॉक्टर भगीरथ मिश्र के द्वारा जो भारतीय काव्य शास्त्र पर प्रामाणिक किताब है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और इसके प्रीवियस के 2 क्लास में हमने जो इंट्रोडक्टरी क्लास था, इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको इस तरीके से कुछ समीक्षा ग्रंथों के नाम बताए थे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। आपने जब पिछला अभी जस्ट दूसरे नंबर का क्लास देखा होगा तो सीधे ये क्वेश्चन आ गया था कि भारतीय व पाश्चात्य काव्यशास्त्र हिंदी आलोचना जो है किसकी रचना है। या इसी तरीके से डॉक्टर भगीरथ मिश्र के द्वारा पाश्चात्य और भारतीय रचना को मिला के जो लिखा गया है उससे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो यहाँ पे हमने कुछ जो प्रमुख समीक्षा ग्रंथ दिए गए थे उसको भी आपको एक बार दिखा दिया था कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद हमने बात की थी पहली ही क्लास में कि कवि क्या होता है, कवि को किसका पर्याय माना जाता है ना। और इसके बाद आप देखते हैं कि जैसे ही हमने ये ख़त्म किया तो भूमिका पे आ गए, और भूमिका इन्होंने बहुत ही अच्छे से कि रस क्या होता ब्रह्मा सहोदर करके, तो इन्होंने पूरी भूमिका बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। इसके बाद आपको विषय अनुक्रम हमने दिखाया था कि विषय अनुक्रम इसलिए देख लेना है आपको कि आप जो है यहाँ पे डॉक्टर भगीरथ मिश्र के हिंदी काव्य शास्त्र को जो पढ़ रहे हैं उसमें किन किन जो है विषयों पे बात किया गया है। क्योंकि आपके भारतीय काव्य शास्त्र में पाठ्यक्रम अनुसार देखा जाए तो ज़्यादातर जो पाठ्यक्रम लगा हुआ है वहाँ पे जो कॉमन चीज़ें होती हैं, काव्य का स्वरूप क्या है, काव्य का हेतु क्या होता है ना, काव्य का हेतु क्या है, काव्य के लक्षण क्या होते हैं, और काव्य का प्रयोजन क्या होता है। फिर इस तरीके से आगे जो है रस, छंद, अलंकार, इन सारे जो है टॉपिक को लगभग कवर करना होता है। जितने भी प्रतियोगी एग्जाम देखेंगे ये बेसिक चीज़ें हैं। तो पहले क्लास में हमने जब काव्य के स्वरूप को समझा, जीवन में काव्य का क्या मतलब है, यहाँ तक हमने बताया कि जीवन में काव्य ना रहे तो क्या दिक्कत है। ये भी बताया कि काव्य की आजकल पतोन्मुख स्थिति है, और ये क्यों है, क्योंकि विज्ञान जो है अपना आतताई रूप ग्रहण कर चुका है। कब कब हमें विज्ञान की जगह पे कला याद आता है, और कला जीवन में ना रहे तो जीवन का क्या मतलब है, जीवन निस्सार हो जाता है। और फिर हमने मूव किया कि काव्य के लक्षण क्या है, यानी आपने जब अर्थ समझ लिया काव्य का अभिप्राय क्या है तो आप ये समझते हैं कि किन किन आधारों पे हम समझ सकते हैं कि जब हम कोई भी राव काव्य का रसास्वादन करें तो क्या उसमें काव्य के जितने भी आधार बिंदु होने चाहिए जिससे वो काव्य अपने आप में परिपूर्ण हो, क्या उन सारे बिंदुओं पे वो खरा उतरता है। उसके लिए हमने संस्कृत काव्य लक्षण की बात की कि संस्कृत के आचार्यों का क्या मानना है कि कौन कौन से काव्य में तत्व होने चाहिए। इनके अलावा जो है हिंदी काव्य लक्षण क्या है, हिंदी के कवियों ने क्या माना है कि हाँ ये चीज़ काव्य की श्रेणी में आएगा। और इनके अलावा अंग्रेजी काव्य लक्षण के बारे में भी बात किया, और साथ ही साथ आपको पहले हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया था और उनका तथ्य भी जो तथ्यवार विवरण भी दिया था। अब आज जो हमें शुरू करना है वो भगीरथ मिश्र जी के बुक के अगर किताब के अनुसार देखें तो इन्होंने विषयानुक्रम में दिया है काव्य के तत्व, यानी जब आप काव्य पढ़ते हैं तो काव्य में कौन से ऐसे एलिमेंट होने चाहिए। आप देखते हैं ना कि जैसे हमने पढ़ा था कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, तो कहीं कहीं आप देखेंगे कि कहीं पे शब्द को बहुत ज्यादा प्रश्रय दिया गया है, कहीं पे अर्थ को दिया गया है, कहीं पे भावनाओं को दिया गया है, और यहाँ तक कि कहीं पे कल्पना को ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो ये मान के चलते हैं कि जो काव्य में कौन कौन से तत्व होने चाहिए, शब्द तत्व होने चाहिए, या अर्थ होने चाहिए, या भाव होने चाहिए, कल्पना होना चाहिए, या बुद्धि का तत्व होना चाहिए, ये कुछ जो है काव्य के मूलभूत तत्व हैं जिन पे हम बात करेंगे। इसके बाद काव्य के क्या कारण हैं, और काव्य का प्रयोजन और विविधवाद। देखिए काव्य प्रयोजन को हम बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में सबसे पहले काव्य के सामान्य परिचय की बात की जाती है। सामान्य परिचय में हमने बहुत ही जो है आपको बारीकी से कभी काव्य और काव्य के मतलब इन सारी चीज़ों पे बात किया है, लेकिन हम जल्द ही आपको इसी लेक्चर में भारतीय काव्य शास्त्र का निशा अग्रवाल जी का भी बहुत ज़्यादा मतलब भारतीय काव्य शास्त्र में उन्होंने बहुत ही संक्षेप में गाइड प्रोवाइड किया है। गाइड क्या कह सकेंगे, एक रेफरेंस बुक है, उसमें उन्होंने बहुत सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है। तो उसको भी हम इनके लेक्चर में इंक्लूड करते रहेंगे ताकि आप 1-2 मूल प्रमाणिक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ हमने मैक्सिमम टॉपिक कवर कर लिया है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि काव्य का जो प्रयोजन होता है, यानी काव्य का प्रयोजन का मतलब एक काव्य अगर लिख रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो हम काव्य के उद्देश्य को समझेंगे
और काव्य के उद्देश्य को समझते हुए लास्ट में आप देखते हैं कि जब आप काव्य का अर्थ समझ लेते हैं, उसके प्रयोजन को समझ लेते हैं, तो विविध काव्यवाद की बात की गई। वाद यानी अवधारणाओं की बात की, कौन से काव्य के लिखने के उद्देश्य होने चाहिए, और उसमें अलग अलग लोगों का मानना है। कोई कहता है नहीं, काव्य जो है कला कला के लिए है, तो कोई बात काट कर कहता नहीं, कला जीवन के लिए होता है। कोई कहता है कि जीवन से पलायन का अर्थ है। तो जो डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी ने ये काव्य प्रयोजन और विविधवाद दिए हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्पेशली जो विशेष रूप से काव्य प्रयोजन का जो अलग अलग वाद दिया है ना, वो डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी ने ही अपने भारतीय काव्य शास्त्र में मेंशन किया। ये सभी जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, और इसलिए पूछा भी जा सकता है आपसे, सीधे ये प्रश्न किया जा सकता है कि कला कला के लिए, कला जीवन के लिए, जीवन से पलायन के अर्थ मनोरंजन अथवा आनंद के लिए, सेवा के अर्थ आत्म साक्षात के अर्थ, और एक सृजनात्मक आवश्यकता। यानी कुल 7 प्रकार से जो विविधवाद दिया है वो किसने दिया है, तो काव्य प्रयोजन के तहत 7 प्रकार के वादों में विभाजित किया है डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने। ये अपने आप में स्वतंत्र प्रश्न है, लेकिन हम वाद पे बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम काव्य प्रयोजन को आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। अब संक्षेप में पहले हम वन लाइनर फैक्ट को रिवाइज कर लें, ताकि जो आपने पिछली बार पढ़ा हो तो थोड़ा सा आपके दिमाग में आए कि हाँ, हमने इन चीज़ों पे जो है डिस्कस किया है। तो देखिए, हमने प्रीवियस की क्लास में जो है डिस्कस किया था क्या, यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे काव्य की परिभाषा, काव्य के लक्षण हमने बताए थे कि क्या होता है, और फिर बताया था कोई शब्द और अर्थ को मानता है, कोई केवल शब्द को मानता है, कोई रस और ध्वनि को मानता है। फिर आपको संस्कृत के काव्य लक्षण की, यहाँ पे काव्य लक्षण जैसे शब्दार्थो सहितम किसने दिया, शरीरम तावदिष्टर्थ किसने दिया, शब्दों गुणाय अलंकार किया, ननु शब्दार्थो, है ना, शब्दार्थम शरीर तावत काव्यम। इस तरीके से संस्कृत काव्य शास्त्रों के अलावा आपने देखा यहाँ पे रीतिकालीन कवियों ने जो दिया है, केशव, श्रीपति, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, है ना, ये सभी लोगों ने जो काव्य के लक्षण दिए हैं। इसके बाद हिंदी कवियों के द्वारा कौन से लक्षण दिए गए हैं, यहाँ पे पूरा क्रम से दिया गया है। ये इसलिए आपको पहले दिखा रहे हैं कि आपको हर एक कड़ी को जोड़ के चलना, ये काव्य शास्त्र है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा कि आप क्या चीज़ पढ़ रहे हैं और हमने क्या पढ़ा दिया। अब यहाँ से हमने फिर आपको हिंदी, इंग्लिश, मतलब कि अंग्रेजी में जो है काव्य शास्त्र संबंधी जो मान्यताएं दी गई हैं, जैसे कविता सर्वोत्तम, शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है, सुखद और उत्कृष्ट मस्तिष्क से हमारे सबसे मधुर गीत वही जो हमारे सर्वाधिक विषादपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति है। तो सबसे पहले आपको काव्य का लक्षण जो है, यानी पहला वीडियो, उसको बहुत ध्यान से समझना है, और रिवीजन के पर्पज से ये आपको जो है टेलीग्राम में हम जो है इसको पिन कर देंगे, यहाँ से आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब जो है मूव करते हैं और पहुंचते हैं सबसे पहले, जैसे आपने काव्य लक्षण के फैक्ट को, यानी तथ्य सार को सबसे पहले देखा, वैसे ही काव्य हेतु का क्या मतलब होता है, काव्य के प्रयोजन का क्या मतलब होता है, उनसे रिलेटेड जो फैक्ट हैं उन तथ्यों पे हम बात कर लेते हैं। इसके बाद उनकी अवधारणाओं पे, यानी उनके कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हो सकता है ऐसे समझने में आपको समस्या हो, तो हम सबसे पहले काव्य के जो है फैक्ट पे बात कर लेते हैं, इसके बाद उसके। तो यहाँ पे जैसे ही हमने काव्य लक्षण को समझ लिया कि हाँ, जो है काव्य का लक्षण किसी ने शब्दार्थ के आधार पे बांटा है, जिनमें भामा है, रुद्रट है, वामन है, कुंतक है, और इनको आपको बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना है कि काव्य के जो है इन लक्षणों को इस आधार पे जो है विभाजित किया गया है। और एक साथ हमने हिंदी के जितने भी काव्य शास्त्र के लक्षण है उन पे जब बात कर लिया था, तो आज हम बात करेंगे कि काव्य हेतु क्या मतलब होता है। काव्य हेतु का अर्थ हम अभी विस्तार से समझेंगे, इससे पूर्व बस ये समझ लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे पढ़ाई करना है, और पढ़ना क्या है, काव्य शास्त्र पढ़ना है। अब काव्य शास्त्र पढ़ने के लिए आपके पास कुछ साधन तो होना चाहिए, यानी कोई आपको ऐसा विषय पकड़ा दिया जाए जो समझ में ना आए, और आपका प्रयोजन, प्रयोजन का क्या मतलब होता है, उद्देश्य। 3 चीजें हैं, एक लक्षण होता है, दूसरा हेतु होता है, एक प्रयोजन होता है। आप इसको अपने आप ही लीजिए कि आपको कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम बीट करना, चाहे टीजीटी, पीजीटी, हायर कमीशन, कुछ भी, उसमें आपको भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ना है। अब पढ़ने के लिए आपके पास साधन होना चाहिए। उस साधन के लिए अगर मान लीजिए हम यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल में आपके पास नेट भी होना चाहिए, और यहाँ तक आपको ये भी पता होना चाहिए हाँ, इस चैनल पे हमें ये चीज़ें मिल रही है। तो ये आपको अल्टीमेट जो आपका साध्य है, आपके लक्ष्य जो है, और आप एक साधक की भांति हैं, वो आपको एक साधना कर रहे हैं। साधना मतलब कि एक तरीके से आपके पास मोबाइल है, नेट है, सब कुछ है, तो आप एक साधक
जो बैठता है तन्मय होके, अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होके, साध्य यानी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो ये सारे साधन ना हो तो आप एक साधक भले ही हैं, बहुत अच्छे साधक हो सकते हैं, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति से आप दूर होंगे। तो काव्य हेतु का क्या मतलब होता है? काव्य का हेतु जो होता है, हेतु का मतलब होता है साधन। इसके बारे में और विस्तार से भी हम चर्चा करेंगे जो क्लियर होगा। हेतु का तात्पर्य होता है कारण, कारण भी कहेंगे, साधन भी कह सकते हैं। देखिए, काव्य हेतु का अभिप्राय काव्य की रचना के लिए आवश्यक कारणों से है, अर्थात काव्य के सृजन के लिए किन तत्वों का होना जरूरी है। अभी हमने जस्ट बात किया था, अभी बात भी अच्छे से करेंगे कि काव्य के तत्वों पे जब डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी ने बात किया है, उसमें इन्होंने भाव तत्व को कहा है, कोई शब्द तत्व को महत्व देता है, कोई अर्थ को महत्व देता है, कोई कल्पना को महत्व देता है ना। तो तत्व काव्य के हेतु के लिए कई प्रकार के तत्व जो है वो उन्होंने उल्लेख किया है। इसलिए कहते हैं कि जब भी हम कोई काव्य की रचना करते हैं, रचना के पीछे कारण होता है, बिना कारण के कुछ नहीं किया जाता। इसलिए कारणों से अर्थात काव्य के सृजन के लिए किन तत्वों का होना जरूरी है, वही हमारा जो है निर्धारित करता है काव्य हेतु को। काव्य हेतु को काव्य की उत्पत्ति के कारण के रूप में समझा जाता है। हमने अगर एक काव्य का सृजन किया, सृजन करने के पीछे उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, और उद्देश्य को ही बेसिकली क्या कहते हैं? प्रयोजन कहते हैं। अब बाबू गुलाब राय ने इसको डिफाइन भी किया है कि हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। जैसे हमने कहा मेरे अनुसार कि एक विद्यार्थी के जीवन में, एक साधक के जीवन में साध्य की प्राप्ति के लिए जो साधनों का होना आवश्यक है, चाहे वो आपके पास सिलेबस हो, आपके पास बुक हो, आपके पास नेट हो, आपके पास मोबाइल हो, जिनसे आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके, यानी अपने पाठ्यक्रम को समाप्त कर सके, तो वो चीज़ें जो चीज़ें इनमें एलिमेंट्री सहायक का काम आपके लिए कर रही हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? काव्य हेतु कहते हैं, काव्य का साधन कहते हैं, काव्य का कारण कहते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि जो है संस्कृत काव्यशास्त्र जो है, संस्कृत काव्यशास्त्र में मुख्यतः 3 काव्य हेतुओं को माना गया है। जैसे आपने काव्य लक्षण को पढ़ा था, तो काव्य लक्षण में हमने समझाया था कि काव्य काव्य है कि नहीं, ये कैसे आप जानेंगे। उसके लिए भारतीय काव्य शास्त्र में जो संस्कृत के आचार्य थे, उन्होंने बताया कि अगर ये आपको लक्षण दिखता है तो आप काव्य मानिएगा। हिंदी के आचार्यों का कहना कुछ और था, अंग्रेजी में कुछ जो थे उन्होंने अलग ढंग से डिफाइन किया। अगर उनमें से आपको कुछ लक्षण दिखते हैं, तो आप जब किसी भी काव्य का रसपान करते हैं, तो अगर आपको काव्य शास्त्र का ज्ञान है, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, ये काव्य शास्त्र की मान्यताओं को फुलफिल करता है। वैसे ही इन्होंने बताया कि जब भी हम काव्य शास्त्र का अध्ययन करने जाते हैं, तो उनमें कुछ काव्य के साधनों यानी काव्य के पीछे के कारणों का अध्ययन मनन करना चाहिए। उसका आधार इन्होंने बताया कि संस्कृत के काव्यशास्त्र में इसके 3 आधार बताए गए हैं। उसमें है प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। इसको समानता आपने सुना होगा, बस रट लिया होगा, आज आप इसका अर्थ समझेंगे। तो इन्होंने कहा संस्कृत काव्यशास्त्र में मुख्यतः 3 काव्य हेतुओं की बात की गई है। वो 3 काव्य हेतु कौन कौन से हैं? और एक चीज ये भी देखिएगा कि अलग अलग जो आचार्य हैं उनके अलग अलग मत होते हैं, और आपको जो है क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है कि कौन से आचार्य किस मत को मानते हैं। अब यहाँ पे प्रस्तोता आचार्य दिया गया है और काव्य हेतु के बारे में कौन से आचार्य ने क्या दिया है, इसलिए हम सबसे पहले आपको फैक्ट ध्यान दिला रहे हैं। इसके बाद हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार से असुविधा ना हो समझने में कि हम क्या पढ़ रहे हैं। मेरे लिए भी ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है सब्जेक्ट है कि आपको कितने आसानी से समझा पाए। पहले यहाँ पे हमने एक आचार्यों की श्रेणी दे दी है, जिनमें आपके भामा आचार्य, दंडी है, रुद्रट, कुंतक है, वामन है, जयदेव है, मम्मट है, हेमचंद है, जगन्नाथ। आप इतना मानिए कि जैसे आपको संस्कृत के कई आचार्यों से आपका परिचय करा दिया गया, और आप उनसे पूछ रहे हैं कि हम एक साधक है, हमें साध्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, बताइए उसके लिए क्या क्या साधन होना चाहिए। यानी हम एक कवि बनना चाहते हैं, तो एक कवि के लिए कोई काव्य का सृजन करना है, बताइए हमारे पास कौन से साधन होने चाहिए। तो जैसे कवि नंबर 1 भामा, कवि नंबर 1 भामा कहेंगे कि अगर आप जो है जन्मजात आपके अंदर प्रतिभा है, आपने सुना होगा बहुत लोगों को, लोग कहते नहीं कि ये तो जन्मजात कवि हैं, इनके घर की पूरी पीढ़ी ही जन्मजात कवि होते चला रहा है। तो जन्मजात बहुत ज़्यादा प्रभावकारी चीज़ है। तो भामा जी कहते हैं कि जो है
अगर आपको कोई काव्य का सृजन करना है तो आपके पास साधन क्या होना चाहिए? एकमात्र प्रतिभा, आपके अंदर प्रतिभा होना चाहिए काव्य सृजनकर्ता का। और आपने कहा कि मान लो मेरे पास तो ऐसा जन्मजात कोई प्रतिभा नहीं है। मान लीजिए कि हम बहुत अच्छे जन्मजात ऐसे खिलाड़ी नहीं है, लेकिन हम खेलना चाहते हैं। अब बताइए कौन सा रास्ता है? हमको तो लक्ष्य की प्राप्ति करना है, एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनना है। तो डंडी कहते हैं कि एक प्रतिभा तो जन्मजात होता ही है, लेकिन शास्त्र ज्ञान और अभ्यास, यानी आपको खिलाड़ी बनना है, कुछ हद तक आपके अंदर प्रतिभा खेल का होगा ही, और कुछ तो उसका आप अध्ययन करिए कि खेल के कौन से तौर तरीके, कैसे खेला जा सकता है, उसके बारे में चिंतन मनन करिए। तीसरा, अभ्यास करिए। मान लीजिए आपको कवि बनना है, थोड़ा बहुत आप गुनगुनाते हैं। अब गुनगुनाते हैं तो एक कवि के लिए, इसके पहले ही हमने आपको बताया था ना कि एक कवि को क्यों काव्य शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप काव्य बढ़िया अच्छा रचते हैं और आपको शास्त्रों के बारे में भी पता चल जाएगा, तो एटलीस्ट जो भी आप काव्य का सृजन करेंगे उनमें आपको तुक, लय, बंदी, छय, छंद, अलंकार, इनका भी ध्यान रखेंगे, और वो अपने आप में एक परिपूर्ण आपका काव्य सृजन का आधार होगा। क्योंकि ऐसे ही आप देखिए कि कोई भी क्षेत्र हो, उसमें हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि आप गुणवत्तापूर्ण काम करें। तो आप एक काव्य सृजन का कार्य कर रहे हैं, अगर आपको शास्त्रों का अध्ययन है तो आप बहुत अच्छे से उनका प्रयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो भामा जी ने कहा कि हमारे अनुसार तो अगर आपको एक कवि बनना है तो आपके लिए प्रतिभा एकमात्र विकल्प है। प्रतिभा, अगर किसी के पास प्रतिभा है, जन्मजात प्रतिभा हो, तो बहुत बड़ा कवि बनेगा। कोई जरूरत नहीं अभ्यास, कोई जरूरत नहीं है उसको शास्त्र के ज्ञान का। लेकिन डंडी का मानना वही है कि नहीं, डंडी का मानना है कि नहीं, प्रतिभा तो होनी ही चाहिए, लेकिन आप शास्त्रों का अध्ययन कर लो, और शास्त्रों के अध्ययन के बाद आप लगातार 2 काव्य लिखो, 3 काव्य लिखो, उसको फाड़ते रहो, नए नए मतलब कुछ ना कुछ करते रहो। एक समय आएगा कि वही होता नहीं, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान। तो जड़ बुद्धि भी है, लेकिन आपके दिन पर दिन के अभ्यास से जो है आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको ये जो जितना कथा इसके पीछे बता रहे हैं, बस आपके समझने के उद्देश्य से हम इतना पढ़ रहे हैं। अदरवाइज हम ऐसे कथा बाच भी सकते हैं कि भामा ने प्रतिभा को दिया, डंडी को दिया, लेकिन आपको कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा इससे। तो भामा ने कहा कि आपके पास एकमात्र प्रतिभा होना चाहिए, लेकिन डंडी का जो है प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास। तो आपके फेवर में क्या है? इससे आपके अंदर उम्मीद जगेगा कि हाँ, हमारे अंदर प्रतिभा हो सकता है कम हो, लेकिन हम अध्ययन करेंगे, अध्ययन के पश्चात अभ्यास, ये तो हमारे हाथ में है ना। हो सकता है आपके पास बुद्धि कम हो, लेकिन आपके पास अंदर ये तो सामर्थ्य है कि हम उसमें मेहनत कर करके जो भी हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, एक साधक की बात है, सच्चे साधक की बात है, हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। तो डंडी से आप खुश होंगे कि हाँ, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। अब यहाँ पे रुद्रट और कुंतक, ये 2 ऐसे जो है साहित्यकार आते हैं या काव्य शास्त्रीय मान्यताओं को मानने वाले हैं। ये कहते हैं कि प्रतिभा को हटा के शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास, यानी आपके अंदर प्रतिभा नहीं है, प्रतिभा को ही इन्होंने नाम दिया शक्ति। आपको ध्यान रखना है, प्रतिभा को ही रुद्रट और कुंतक ने क्या कहा है? शक्ति कहा। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि शक्ति किसने कहा है, तो शक्ति रुद्रट और कुंतक ने कहा कि आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। व्युत्पत्ति, कहाँ से वो, कैसे आपके अंदर वो आए, उसके बारे में, जैसे आपको जो भी लक्ष्य की प्राप्त करनी है तो व्युत्पत्ति कहाँ से वो शुरुआत हो, और अभ्यास। इसलिए संस्कृत काव्य शास्त्रों में मुख्यतः जो 3 काव्य हेतुओं को माना गया है, उसमें प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास को माना गया है, जिसमें भामा ने केवल प्रतिभा को माना, डंडी ने प्रतिभा, शास्त्र, ज्ञान, अभ्यास को माना, लेकिन रुद्रट और कुंतक, ये दोनों लोगों ने कहा कि शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास अगर ये हो तो भी आप काव्य सृजनकर्ता बन सकते हैं। यहाँ पे वामन ने क्या माना? तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि वामन ने क्या माना है? लोक व्यवहार, विद्या और प्रकीर्ण। अब ये देखिए बिल्कुल अलग है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है, बाकी हम डिटेल में बात करेंगे। वामन ने लोक व्यवहार को माना कि आपको काव्य का सृजन करना है, और काव्य में क्या होता है, एक तरीके से अच्छा काव्य क्या है, जिसमें समाज का दर्पण, समाज का आईना दिखता हो। आपको लोक का व्यवहार होना चाहिए, लोक का ज्ञान होना चाहिए, विद्या होनी चाहिए और प्रकीर्ण होना चाहिए। जयदेव कहते हैं कि मूल रूप में तो प्रतिभा ही है, वो होना चाहिए, बाकी व्युत्पत्ति, अभ्यास सहायक होता है। यानी अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो व्युत्पत्ति और आप लगातार अभ्यास करते उससे जो सफलता अर्जित होती है वो तो सहायक चीजें हैं।
मम्मट कहते हैं कि आपके अंदर शक्ति होना चाहिए। अब देखिए रुद्रट और कुंतक ने तो शक्ति को कहा ही था, इनके अलावा किसने कहा? मम्मट ने भी कहा। लेकिन रुद्रट और कुंतक ने व्युत्पत्ति और अभ्यास की बात की थी, तो मम्मट ने भी अभ्यास की बात की है, बस इन्होंने व्युत्पत्ति की जगह निपुणता की बात की है। तो शक्ति को आधार मानने वालों में कौन है? मम्मट भी है, रुद्रट भी है, कुंतक भी है। केवल प्रतिभा को कौन मान रहा है? हेमचंद, जगन्नाथ। तीन लोगों का ध्यान रखिए, भामा है, हेमचंद है, जगन्नाथ है। ये लोग कहते हैं कि आपके अंदर अगर प्रतिभा है तब तो आप जो है काव्य का सृजन कर सकते हैं, बाकी कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो ये आपको तीनों लोगों का ध्यान रखना है कि केवल प्रतिभा को हेमचंद, जयदेव और जगन्नाथ मानते हैं। अब भामा जी कहते हैं कि प्रतिभा तो मुख्य है, तो कहते काव्यम तू जायते जा तू कश्चित प्रतिभावता। तो ये पंक्ति अगर कहीं पे आ गया प्रतिभावता, कस्यचित प्रतिभावता, जहाँ पे प्रतिभा है तो आपको हेमचंद, जगन्नाथ और भामा को याद रख लेना है कि किसी किसी प्रतिभाशाली में ही काव्य कभी कभी स्फुरित होता है, सबके बस की बात नहीं है। सब जैसे आप सोचे कि आप भी एक बहुत बड़े काव्य सृजनकर्ता वाले बन जाए, तो भामा के अनुसार सब नहीं, किसी किसी जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है वो कभी कभी उसके अंदर काव्य की जो एक कहते हैं स्फुरित चिंगारी जो है वो निकलती है। दंडी का मानना है नैसर्गिकी चा प्रतिभा श्रुत चा बहुम निर्मलम आमंद चाबी योग्य कारणम काव्यम सपदा, यानी नैसर्गिकी। दंडी का मानना है, अभी हमने दंडी का देखा था ना कि इन्होंने क्या कहा था कि प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास, इसलिए इन्होंने दंडी का जो परिभाषा है काव्य हेतु के संदर्भ में इन्होंने कहा नैसर्गिकी चा प्रतिभा, नैसर्गिकी चा प्रतिभा श्रुतु चहु बहु निर्मलम आमंद चावि योगस्य कारणम काव्यम संपदा, यानी आपके अंदर प्रतिभा भी हो, व्युत्पत्ति भी हो, दिन प्रतिदिन योग जैसे कोई भी चीजें अभ्यास है, ये तीनों चीजें हैं, ये संपदा है, तो आप जो है काव्य सृजन कर सकते हैं। वामन ने अभी देखा कि वामन ने जो परिभाषित किया है, उन्होंने कहा कि नहीं, लोको विद्या प्रकृणस काव्यांग गानी, यानी लोक का ज्ञान हो, विद्या हो आपके अंदर, और लोक विद्या के अलावा जो प्रकीर्ण हो। तो यहाँ पे ऐसे आपको पहचानना है कि विद्या प्रकीर्ण किसने कहा, तो विद्या और प्रकीर्ण किसने कहा? वामन ने कहा। वामन ने प्रकीर्ण के अंतर्गत 6 तत्वों के बारे में भी बात किया। प्रकीर्ण में क्या आता है? तो देखिए वामन ने जब लोको विद्या प्रकीर्ण से काव्यांग काव्य के अंग कहा, तो वामन ने प्रकीर्ण के अंतर्गत 6 तत्वों के बारे में बात किया। वो 6 तत्व क्या है? वो 6 तत्व इनके अकॉर्डिंग है कि लक्ष्य अज्ञता, यानी कोई भी काव्य का सृजन कर रहे हैं तो लक्ष्य अज्ञता यानी काव्य का परिचय सबसे पहले दो। यानी जब हम पढ़ ही रहे थे तो सबसे पहले वाले जो क्लास में आपको बताया कि काव्य क्यों पढ़ रहे हो, एक कवि कैसे ईश्वर का पर्याय होता है, कवि का काव्य सृजन समाज के लिए कितना उपयोगी है, काव्य का क्षरण कैसे हो रहा है, और किसी कभी भी आपसे काव्य रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सामान्य परिचय के तहत पूछा जाए तो एटलीस्ट काव्य के शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको उसके मूलभूत तत्वों की जानकारी होनी चाहिए। वैसे ही वामन ने कहा प्रक्रीडस के तहत 6 तत्व हैं। जब भी आप कोई काव्य का सृजन करें तो पहले आप काव्य के परिचय के संदर्भ में बात करें, लक्ष्यज्ञता, फिर अभियोग, अभियोग का मतलब कि काव्य रचना का अभ्यास, इसके बाद वृद्ध सेवा यानी गुरु को महत्व दे, और अवेक्षण, अवेक्षण मतलब जब प्रयोग करें भी तो उसमें उचित शब्दों का प्रयोग करें। प्रतिमन, प्रतिमन का अर्थ होता है प्रतिभा, और अवधान का मतलब है चित्त की एकाग्रता, यानी चित्त की एकाग्रता के साथ प्रतिमन यानी आपके अंदर वो प्रतिभा हो, वो वृद्ध सेवा, गुरु महत्व, गुरु भक्ति हो, उचित शब्दों का आपको प्रयोग करने आना चाहिए, उचित आप अभियोग करो, अभ्यास करो, और फिर आप जो है साथ में ही काव्य का परिचय दो। तो इस तरीके से लोक व्यवहार, विद्या और प्रकीर्णन, इन 6 तत्वों के मिश्रित रूप में आप देखें तो बहुत अच्छे से काव्य का सृजन कर सकते हैं। रुद्रट यहाँ पे कहते हैं तृतीय मिदम व्यापी प्रीते शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यासा। अभी हमने रुद्रट का देखा था कि रुद्रट ने किसको कहा? शक्ति को कहा। तो कौन से ऐसे दो जो है कवि है जिन्होंने शक्ति को, दो क्या 3 लोग, रुद्रट है, कुंतक है और मम्मट, इन लोगों ने शक्ति को आधार बनाया। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि किसने किसने जो है शक्ति को आधार बनाया, शक्ति के बारे में बात किया है। तो रुद्रट कहते हैं प्रतिभा से कभी शब्दार्थ सामर्थ्य प्राप्त करता है, यानी हमारे अंदर प्रतिभा है तो कोई भी कवि है शब्दार्थ यानी शब्द और अर्थों का जो शक्ति है, सामर्थ्य प्रस्तुतिकरण का, वो प्राप्त करता है, और व्युत्पत्ति से काव्य को दोष मुक्त और अलंकार आदि काव्य तत्वों से उसे समृद्ध करता है। अब यहाँ पे इन्होंने अर्थ भी बताया कि हमारे अंदर प्रतिभा होगा तो हमारे अंदर शब्द और अर्थ
को समझने का सामर्थ्य होगा। और व्युत्पत्ति होगा तो हम जो कोई भी काव्य का सृजन करेंगे वो दोष मुक्त करेंगे, अलंकार आदि से उन काव्यों को समृद्ध करेंगे। आपने देखा था ना, शब्दार्थों सहितो काव्यम किसी ने कहा आ दोषो सा गुणो सा अलंकारा, यानी दोष रहित होना चाहिए, गुण और अलंकार होने चाहिए। इसलिए व्युत्पत्ति ही वो कला है आपके अंदर जो काव्य के सृजन में दोष मुक्त आपको करेगा और आपकी जो काव्य है उसको समृद्ध बनाएगा। और जयदेव क्या कहते हैं, जयदेव के अनुसार श्रुत मतलब व्युत्पत्ति और अभ्यास सहित प्रतिभा ही काव्य हेतु। जयदेव का मानना है श्रुत यानी व्युत्पत्ति और अभ्यास सहित जो प्रतिभा होता है वही काव्य का हेतु है। जैसे मिट्टी पानी के संयोग से बीज बढ़कर लता के रूप में व्यक्त होता है, ये जयदेव का मानना है। इसके बाद जगन्नाथ की बात करें, जगन्नाथ कहते हैं तस्य च कारणम कविगता केवलम प्रतिभा। तो जगन्नाथ का क्या मैं कहना है, कवि में रहने वाली प्रतिभा ही केवल काव्य का कारण बनती है। तो ये जगन्नाथ का है। अभी हमने बात किया था ना, हेमचंद, जगन्नाथ और भामा, ये तीन लोग कहते हैं कि प्रतिभा है तो सारी चीजें हैं, इन्होंने और चीजों के बारे में नहीं बात किया। और शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्यवेद वेक्षणात् ये काव्याग शिक्षा अभ्यासे इति हेतुस्तुभवे काव्य प्रकाश मम्मट के द्वारा, यानी शक्ति लोक शास्त्र काव्य आदि के अवेक्षण द्वारा अर्जित निपुणता अर्थात व्युत्पत्ति और काव्य अज्ञों से प्राप्त शिक्षा के द्वारा ही अभ्यास काव्य हेतु होता है। प्रश्न पद नवयात युक्त बोध विधायिनी, ये किसका है, वाग्भट का। तो यहाँ पे देखिए मम्मट ने क्या कहा है वो ध्यान रखिए। प्रसन्न पद किसने कहा, वाग्भट ने कहा है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, जिस प्रतिभा के बारे में लोग बात कर रहे हैं क्या वो सबके पास की बात है। प्रतिभा तो वही होता है जो जन्मजात होता है, जो जन्मजात उत्पन्न हो वही प्रतिभा कहलाता है। प्रतिभा अथवा शक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। आप प्रतिभा कहिए, उसी को रुद्रट और कुंतक ने शक्ति कहा है, मम्मट ने भी शक्ति कहा है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। प्रतिभा के बारे में जैसे इन्होंने बात कर दिया, हेमचंद ने, जगन्नाथ ने, भामा ने, कि भाई जिस व्यक्ति के अंदर प्रतिभा है वही काव्य सृजन कर सकता है। आपके अंदर अगर ये नहीं है तो आप ये भूल जाओ कि आप कोई बहुत अच्छा काव्य का सृजन करने वाले हो। अब क्योंकि ये तो जन्मजात उत्पन्न होता है, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आप अपने जीवन में गुणों यानी अपने व्यक्तित्व के एक तरीके से संवारने में चाहे जितना योगदान आप अपने दे ले, शारीरिक परिश्रम का दे ले या मानसिक अपने उत्थान के लिए कर ले, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके पूरे वंशज से चली आती हैं, जो आपको मिला होता है, चाहे वो आपके शारीरिक सौंदर्य की बात हो, है ना, वो आपके हाथ में नहीं होता। ऐसे ही अगर आपने किसी के सामने कह दिया कि आपके अंदर प्रतिभा जन्मजात नहीं है तब तो आप कभी बन ही नहीं सकते, क्योंकि इसके अलावा कुछ ऐसा ही नहीं है, वो प्रकृति ईश्वरीय देन है। अगर वो है आपके अंदर तब तो फिर आपके अंदर कवि वाली चीजें हैं। तो प्रतिभा अथवा शक्ति को सबसे ज्यादा इन लोगों ने महत्व दिया है। इसके संदर्भ में यही आचार्यों का मानना है, कवि कलवश से बीजम प्रतिभावान कवित्व बीजम, यानी बीज यानी वामन ने कहा कि प्रतिभा बीज रूप है कविता का, यानी अगर वो बीज आपके अंदर कहीं ना कहीं कविता का पड़ा हुआ है प्रतिभा के रूप में, वो बीज है, तब तो आप काव्य सृजन कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है ना, ये बीज जन्मजात मिलता है, तो इसके लिए आप जो है मतलब कि इधर व्युत्पत्ति या अभ्यास किसी के थ्रू नहीं, वो बीज रूप में आपके अंदर विद्वान है तो उसको पुष्पित पल्लवित किया जा सकता है। जैसे एक पेड़ एक वृक्ष में तब्दील करना है एक बीज को, तो आप उसके लिए बाहरी जितने भी विधि विधान है उनको करके एक वृक्ष के रूप में परिणित कर सकते हैं, लेकिन वो बीज तो होना चाहिए आपके अंदर। अगर वो नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो प्रतिभा को सबसे ज्यादा महत्व दिया था भामा ने, जगन्नाथ ने, हेमचंद ने, और प्रतिभा को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया, शक्ति प्रतिभा को ही कहा गया, ये हमने बताया। और प्रतिभा बीज रूप है कविता का, ये किसने कहा है, वामन ने कहा है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद है कि राजशेखर ने क्या कहा है, जो शब्दों के समूह को, अर्थ के समुदाय को, अलंकार एवं मुक्तियों को तथा अनन्य साधारण रूप में काव्य सामग्री को हृदय के भीतर पहुंचाता है वही प्रतिभा है। तो राजशेखर ने बहुत अलग चीजें कह दी कि जो शब्दों के समूह यानी जो भी एक शब्द का गुच्छा हो, एक समुदाय को अलंकार या उक्तियों का अनन्य साधारण रूप है, अगर आपके हृदय तक वो चीज पहुंचाता है तो राजशेखर का मानना है वही क्या है, काव्य है। भट्टोत का कई बार पूछा गया है कि काव्य हेतु की परिभाषा भट्टोत के अनुसार क्या है, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। तो प्रज्ञा यानी अर्थ या वर्ड विषय को नए नए रूप में प्रकट करने वाली प्रज्ञा। कोई भी देखिए, कोई भी व्यक्ति है अगर अंदर उसके अंदर कलात्मक अभिव्यक्ति का गुण है, एक ही बात को वो कई ढंग से आपके सामने रख सकता है। तो यहाँ पे जो इन्होंने कहा है भट्टोत जी ने कि प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, यानी अर्थ या वर्ड विषय को नए नए रूप में प्रकट करने की जो कला होती है, बेसिकली उसको हम कहते हैं प्रतिभा। किसके अंदर तो ऐसी प्रतिभा है कि ये जो है एक ही बात को कई ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। अभिनव गुप्त कहते हैं
प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, यानी अपूर्व वस्तु के निर्माण में सक्षम क्या है? प्रज्ञा है, प्रतिभा है। तो अपूर्व वस्तु का निर्माण ये अभिनव गुप्त का कहना है। इनके अलावा यहाँ पे आगे देखिए किसने क्या कहा है। कुंतक ने कहा है प्राक नाद्यतान संस्कारा पारिपाक प्रौढ़ा प्रतिभा काचिदेव कवि शक्ति, यानी पूर्व एवं वर्तमान जन्म के संस्कारों से मिली कवित्व शक्ति प्रतिभा है। तो किसने कहा है? पूर्व और वर्तमान। प्राक्तान नाद्यान संस्कारा पारिपाक प्रौढ़ा, जो संस्कार आपको पूर्व और वर्तमान यानी अभी के भी और पूर्व में जो मिले हैं जन्म के संस्कारों से मिला वो जो कवित्व शक्ति है वही कुंतक के द्वारा कहा गया, वही प्रतिभा है। मम्मट ने क्या कहा है? शक्ति कवित्व बीज रूपा संस्कारा विशेष, यानी मम्मट का कहना है कि शक्ति कवित्व बीज रूपा संस्कारा विशेष, ये मम्मट जी का कहना है। शक्ति अर्थात प्रतिभा कवित्व का बीज रूप विशिष्ट संस्कार है, अर्थात कवित्व के लिए बीज की तरह मूल रूप से उत्तरदायी क्या है? शक्ति है। तो हमने 3 लोगों का हेमचंद जगन्नाथ मम्मट का पढ़ा ही था। जहाँ पे शक्ति को कवित्व बीज का रूप माना गया वो मम्मट का कहना होगा या हेमचंद या जगन्नाथ का। तो कवित्व के लिए बीज की तरह मूल रूप में जो है शक्ति होना चाहिए। शक्ति अर्थात वही प्रतिभा को ही इन्होंने कहा है। सा प्रतिभा काव्य घटनानुकूल शब्दों उपस्थिति, यानी सा प्रतिभा यानी प्रतिभा के साथ काव्य के घटना के अनुकूल शब्दों की अगर उपस्थिति, मान लीजिए कोई भी काव्य सृजन आपने किया, प्रतिभा का प्रयोग इस तरीके से किया कि कोई भी काव्य का जब आप घटना के अनुकूल शब्दों की उपस्थिति के साथ सृजन करते हैं, काव्य रचना के अनुकूल शब्दार्थों की उपस्थिति सृजन जो क्षमता है वो जगन्नाथ के अनुसार वही जो है प्रतिभा कहलाता है। आचार्य शुक्ल ने प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया कहा है, यानी प्रतिभा ऐसे वैसे नहीं आ जाता। तो आचार्य शुक्ल जी का कहना है कि प्रतिभा क्या है? प्रतिभा को उन्होंने अंतःकरण की उद्भावित क्रिया माना है कि ये अंतःकरण से जो है आपके उद्भावित होता है। फिर इसके बाद आप देखते हैं कि विभिन्न आचार्यों ने प्रतिभा के भेद इस प्रकार से किए हैं। जैसे यहाँ पे रुद्रट है, रुद्रट ने कहा, उनके अनुसार जो आचार्य हैं रुद्रट, तो रुद्रट कहते हैं कि उनके अनुसार प्रतिभा के 2 भेद है, एक सहजा है, एक उत्पाद्या है। सहजा का क्या मतलब है? जो पूर्व जन्म के संस्कारों से जो प्राप्त प्रतिभा होता है। सहजा मतलब जैसे सहज आपके अंदर वो प्रतिभा ने जन्म ले लिया, तो पूर्व जन्म के जो संस्कारों से प्राप्त आपके अंदर प्रतिभा है। तथा उत्पाद्या का क्या मतलब है? उत्पाद्या का मतलब है कि इस जन्म में जो आपने अर्जित किया है। तो एक तो है कि आपको पूर्व जन्म में से मिला है, रुद्रट का कहना वो तो सहज आपको मिल गया, लेकिन एक है कि आपने दिन प्रतिदिन की मेहनत से उसको अर्जित किया, तो वो उत्पाद्या है। रुद्रट का मानना है इस तरीके से प्रतिभा के 2 भेद है, सहजा उत्पाद्या। कई बार एग्जाम में पूछा गया, हमने अर्थ भी समझाया आपको। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट है राजशेखर। राजशेखर जो है आचार्य या कवि की श्रेणी में आते हैं। इन्होंने कहा कि देखिए, आपको कोई काव्य सृजन करना है तो आपके अंदर प्रतिभा के 2 गुण होने चाहिए। वो आप एक कारित्री प्रतिभा, एक भावित्री है। कारित्री का संबंध कवि से होता है, भावित्री का संबंध सहृदयी से होता है। यानी कारित्री मतलब अगर हम कुछ लिख रहे हैं एक कवि की भांति, तो हम ये भी मान सकते हैं कि जो उसको समझने वाला उसके अंदर सहृदयता हो। यानी हम बहुत अच्छा काव्य सृजन कर ले, लेकिन हमारा जो पाठक वर्ग है वो उतनी तन्मयता, वो सहृदयता नहीं, तो हमारी भावनाओं का न कद्र कर पाएगा, न उसके साथ जस्टिस कर पाएगा। तो इसलिए राजशेखर का कहना है कि कारित्री भावित्री 2 चीजें हैं। क्या चीजें हैं 2? यानी प्रतिभा के भेद में राजशेखर के अनुसार कारित्री और भावित्री 2 प्रतिभा होता है, जैसे रुद्रट ने सहजा और उत्पाद्या को कहा। और कारित्री का संबंध इन्होंने कवि से, भावित्री का संबंध पाठक से बताया। इसी तरीके से राजशेखर ने सहजा, आहार्या और औपदेशिकी, सहजा, आहार्या और औपदेशिकी प्रतिभा की दृष्टि से कवियों को 3 प्रकार दिए कि कवियों का 3 जो प्रकार हो, उनमें सारस्वत, आभ्यासिक और औपदेशिक। इन्होंने बुद्धि के भी 3 भेद बताए हैं, एक स्मृति है, मति है और प्रज्ञा। तो देखिए, कारित्री का संबंध कवि से, भावित्री का संबंध सहृदय से। राजशेखर ने सहजा, आहार्या, औपदेशिकी की बात की। प्रतिभा की दृष्टि से कवियों को 3 प्रकार है, सारस्वत, आभ्यासिक, औपदेशिकी। इन्होंने बुद्धि के कितने भेद माने हैं? तो 3 है, स्मृति, मति और प्रज्ञा। यानी बुद्धि भी 3 प्रकार का है, एक स्मृति और एक मति और प्रज्ञा। फिर हेमचंद जो है, इन्होंने कहा कि नहीं, प्रतिभा के 2 भेद होते हैं, सहजा और औषधकी। तो सहजा और औषधकी का क्या मतलब है? यहाँ रुद्रट द्वारा जो भेद किया गया था, रुद्रट का हमने सहजा और उत्पाद्या देखा था, है ना, और रुद्रट और कुंतक को ये भी देखा था। इन लोगों ने क्या कहा था
जो प्रतिभा है उसको शक्ति कहा था। तो हेमचंद ने यहाँ पे सहजा और औषधि की बात की है, और रुद्रट ने जो अभी हमने जस्ट पढ़ा सहजा और उत्पाद्या, तो इन्होंने ये तो कहा हेमचंद ने कि सहजा तो जन्मजात से होता है, लेकिन औषधि जो होता है वो श्रम से होता है। और वही चीज़ मतलब हेमचंद का थोड़ा सा अंतर इन्होंने कहा है कि यही चीज़ इन्होंने इसी को उत्पाद्या कहा है यानी अर्जित प्रतिभा, और उत्पाद्या को इन्होंने औषधि कहा है, मतलब वही चीज़ की अपने श्रम से। यानी आप हेमचंद का सिर्फ नाम में अंतर पाएंगे, बाकी सहजा उत्पाद्या या सहजा औषधि मूल मंतव्य वही है, कुछ भी अलग नहीं है। बाकी आपको कार्यत्री भावित्री जो है ये राजशेखर का समझना है, और राजशेखर ने सहजा आहार्य औपदेशिकी की बात की है, और 3 प्रकार के कवियों को कड़ी में बताया कि सारस्वत होने चाहिए, आभ्यासिक होने चाहिए, औपदेशिक होने चाहिए, और बुद्धि के भी 3 भेद बताए, स्मृति, मति और प्रज्ञा। अब जब हमने प्रतिभा के बारे में बात कर लिया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मान लो प्रतिभा जन्मजात नहीं है तो और क्या रास्ता है। तो दूसरा रास्ता है शास्त्र के ज्ञान से। नहीं है तो कुछ तो ज्ञान से अध्ययन कर सकते हो। व्युत्पत्ति का मतलब है कि जो शास्त्र ज्ञान से हमें चीजें आती है, यानी विभिन्न काव्य शास्त्रों और लोक व्यवहार का ज्ञान लो। देखिए अभी लोक विद्या प्रकीर्णस की बात की गई कि आपको कुछ बहुत बढ़िया लिखना है तो आपको लोक ज्ञान होना चाहिए। वैसे भी आपने कबीर के अंदर देखा होगा, तो कबीर जी को अपने अनुभव के खजाने के रूप में अगर देखें तो उनको आसपास का बहुत अच्छा ज्ञान है। हो सकता है उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, है ना। तो जब शुक्ल जी जो है उनके बारे में बात करते तो जो है भाषा के आधार पर उनको खारिज कर देते हैं। तो ऐसे में आप देखिए कि उनके अंदर हो सकता है शास्त्र ज्ञान ना हो, है, और लेकिन उनके अंदर जो है कवि और लोगों के दुख दर्द को संवेदना के साथ अपने साथ जोड़ने की जो कला है, यानी उनको लोक का ज्ञान तो था। तो उन्होंने ना अभ्यास वैसे किया, ना उनके अंदर व्युत्पत्ति की बात है, लेकिन उनको लोक का ज्ञान था, और लोक के ज्ञान के आधार पे वो जिसको ही देखते, जहाँ भी जो चीज़ें देखते वो अपने शब्दों में ढाल देते। तो ये बात की बात है, ये तो हम लोग आचार्यों के बारे में पढ़ रहे काव्य शास्त्रीय मान्यताएं हैं। बाकी हमारे आसपास क्या चीज़ें हो रही है, जीवन में अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए अनुभूति की प्रबलता पे आपने जब डॉक्टर नगेन का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे थे, तो हमने ये चीज़ कहा था कि भक्ति भाव में भी कोई भी बड़े से बड़ा आ जाए, सबने हर एक चीज़ को सिर्फ शास्त्र ज्ञान के अध्ययन को बहुत बड़ा नहीं कहा है, बल्कि आप शास्त्र ज्ञान को लेकिन आप चिंतन करें, मनन करें, मंथन करें, और उसके अनुभूति पक्ष पे, और उसका अनुभूति पक्ष मतलब उसको अनुभव करें। अगर उस पे आप बल देते हैं, तो अगर आपको व्यवहारिक ज्ञान है तो आप बहुत अच्छे से अच्छा चीज़ कर सकते हैं। व्यवहारिक ज्ञान शास्त्र ज्ञान के आगे कभी नहीं आड़े आता। व्यवहारिक ज्ञान आपको बहुत आगे ले जाता है। इसलिए व्युत्पत्ति वो रास्ता है जो शास्त्र ज्ञान से आता है। विभिन्न काव्य शास्त्रों और लोक व्यवहार से प्राप्त किए गए ज्ञान को व्युत्पत्ति कहते हैं। नहीं, आप काव्य से, शास्त्र से और लोक व्यवहार से जो प्राप्त किए गए ज्ञान है उसी को व्युत्पत्ति कहते हैं। इसी से इसका अर्थ होता है बहुक्यता। तो राजशेखर के अनुसार, राजशेखर ने कहा उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति, और वैसे भी आपकी सबसे समृद्ध जो शक्ति होती है यही होती है। हमें कब अपने उचित अनुचित का अगर अच्छे से भान है तो हम कुछ भी गलत निर्णय नहीं लेंगे। इसलिए उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति, यानी उचित अनुचित का विवेक ही क्या होता है, व्युत्पत्ति होता है। और व्युत्पत्ति के पीछे बहुत बड़ा कार्य होता है शास्त्र ज्ञान का। अगर आपको शास्त्रों का ज्ञान, अध्ययन, चिंतन, मनन आप करते हैं, आपको ये समझ है, तो आप उचित अनुचित का भेद कर पाएंगे और बहुत न्याय कर पाएंगे। अब तीसरी चीज आपका है अभ्यास। अभ्यास क्या होता है, राजशेखर ने इसे स्पष्टता परिभाषित किया है कि निरंतर प्रयास करते रहना ही अभ्यास है। ये इसके लिए हम तो आपको यही कहेंगे कि इसके लिए आपको कुछ पढ़ना है ही नहीं। विद्यार्थी जीवन में आपके निरंतर अभ्यास से ही आपका हो सकता है काव्य शास्त्र सबसे वीक पॉइंट हो, लेकिन हम पूरा भरोसा दिलाते हैं आपका ये लगातार जो सेशन चलने वाला है, जिनमें हम आपको प्रश्नोत्तरी भी कराएंगे काव्य शास्त्र का, और काव्य शास्त्र के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कराएंगे। निसंदेह आप अगर इसको करते रहेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट में पिन करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो एक दिन होगा कि आप काव्य शास्त्र को बहुत ही रुचि के साथ पढ़ेंगे, और रुचि आपके अध्ययन को दुगना वेग से जो है आपको अर्जित करने में, सफलता अर्जित करने में जो है सहायक होता है। इसलिए राजशेखर ने कहा कि अगर आपके पास न प्रतिभा है और व्युत्पत्ति तो आपके हाथ में है ही, क्योंकि लोक व्यवहार, उचित अनुचित, इन सब का आप कर सकते हैं, शास्त्र ज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। बाकी वही है, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, निरंतर प्रयास से आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। आचार्य मंगल ने इसे काव्य का मूल माना है। किसने माना है, अभ्यास को आचार्य मंगल ने इसे काव्य का मूल समझा है। अब यहाँ पे अरस्तु और होरेश ने किसको माना है, अनुकरण को, कि हम जब किसी का अनुकरण करते हैं ना, लगातार अनुकरण करते रहते हैं, तो अनुकरण करते करते भी हमें बहुत चीज़ों का ज्ञान हो जाता है।
कांट और हीगल ने क्या क्या कहा है, सौंदर्य प्रेम और आत्म प्रदर्शन और अनुकरण। तो अरस्तु होरेश ने अनुकरण को माना, कांट और ये सब पाश्चात्य दार्शनिक है सब। कांट और हीगल के अनुसार अगर काव्य के हेतु का आधार माने तो इन्होंने काव्य के हेतु यानी काव्य के साधन के रूप में सौंदर्य प्रेम को माना है। सौंदर्य प्रेम का पता हो, आत्म प्रदर्शन और अनुकरण हो। फ्रायड ने तो यही कहा, अभुक्त काम की प्रेरणा। तो फ्रायड वैसे काम सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। एडगर के बारे में पढ़े कि मनुष्य जब व्यवहारिक जीवन में अपने प्रभुत्व को स्थापित नहीं कर पाता तो उसके मन में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और इस हीन भावना से मुक्त होने के लिए वो काव्य रचना या अन्य महत्वपूर्ण काम करने लगता है। इस प्रकार काव्य रचना के मूल में हीनता ग्रंथ के निराकरण की प्रवृत्ति काम करती है, अर्थात अहम की स्थापना। अच्छा, ये चीज आप ऐसे जोड़ सकते हैं, जैसे मुझे इनके बारे में, जैसे इन्होंने अपना एडगर ने जो कहा, आपने देखा होगा कि कभी कभी कहते नहीं कि लोग जब कोई बहुत बड़ा कवि बना इसके पीछे उसका बहुत बड़ा दर्द होगा। तो एडलर ने तो कुछ वैसा ही कहा कि मनुष्य जब व्यवहारिक जीवन में अपने प्रभुत्व स्थापित नहीं कर पाता, किसी कारण बस उसके मन में हीनता भाव मतलब कि वो जड़ खा लेता है, तो उससे वो छुटकारा पाने के लिए, उस हीनता ग्रंथि से छुटकारा लिए, निराकरण प्राप्त करने के लिए और अपनी अहम की स्थापना करने के लिए भी काव्य का सृजन करता है। और हेगल कहते हैं कि मानव का जन्मजात सौंदर्य प्रेम मतलब वही प्रतिभा एक तरीके से हो गया, हेगल का वही कहना। और आत्म प्रदर्शन या अनुकरण की प्रवृत्ति साहित्य सृजन की मूल प्रेरणा है। एक चीज आपने देखा होगा कि जितने भी पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय मान्यता मानने वाले काव्य शास्त्र के जो कह सकते हैं पंडित हैं, उन लोगों के केंद्र में एक ही चीज है, ये आत्म प्रदर्शन की बात करें और अनुकरण को ध्यान में दे रहे हैं कि आपको अनुकरण का भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे काव्य हेतु के लिए जो पाश्चात्य काव्य हेतु में जिन लोगों ने भी कहा है, चाहे अरस्तु हो, होरेश हो, इन्होंने अनुकरण की बात की, कांट और हीगल ने भी किया है। फ्रायड ने अभुक्त काम की प्रेरणा, एडगर का अलग मानना है, हीगल का अलग है। देखिए, दो टॉपिक आपको करवाना था, ये तो हमने काव्य के हेतु के संदर्भ में आपसे बात की और काव्य के हेतु को यहाँ पे समझाया कि काव्य का हेतु, हेतु से क्या मतलब है, जो समझना चाहिए। अब अगर हम इसी लेक्चर में आपको काव्य प्रयोजन भी करा देंगे तो ये अलग चीज है काव्य प्रयोजन, और आपको बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा। अब हमने आपको यहाँ पे तथ्य समझा दिया कि काव्य के हेतु का क्या क्या मतलब होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको काव्य के प्रयोजन यानी काव्य के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। अब हम ये करते हैं कि काव्य का जो हेतु हमने समझाया है आपको, वो हम यहाँ पे फैक्ट यानी तथ्यवार चीज़ों को समझने का प्रयास किया। थोड़ा सा इसको हम विस्तार में समझाते हैं ताकि आपकी समझ इस पर बहुत अच्छी जो है विकसित हो जाए। बाकी जो तीसरा टॉपिक आपका होगा वो काव्य प्रयोजन ही होगा। और हमें एक टॉपिक आपको पहले ही कराना चाहिए था, जैसे पहले वीडियो में भी मुझे नहीं समझ में आया कि सामान्य परिचय में हमें क्या क्या जोड़ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जा रही थी। इसलिए हमने निशा जो है ना अग्रवाल जी के उसमें देखा कि उन्होंने संक्षिप्त विवरण काव्य शास्त्र की उत्पत्ति के संबंध में दिया, वो बहुत अच्छी चीज़ें हों, तो उसको हम एक इंडिपेंडेंट लेक्चर में उसको भी कंप्लीट करा देंगे। आप ये मानिए कि घूम फिर के यहाँ पे आपको कुछ भी फालतू नहीं दिया जाएगा और हम पूरी कोशिश करें कि आपको किस तरीके से संक्षेप में सारा चीज़ समझ में आए। अब उसके लिए वो आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन इतना मान के चलिए कि जो काव्य शास्त्र आपका शुरू होता है, काव्य शास्त्र के सामान्य परिचय, इसके बाद काव्य के लक्षण की बात आती है जिसको पहले लेक्चर में कर लिया। काव्य हेतु मतलब काव्य का साधन या कारण, जिसको आज हमने डिस्क्राइब कर लिया है। इसके बाद काव्य का प्रयोजन, ये आपके टॉपिक का मोटा मोटा आधार बिंदु है। उसके अंदर हम कहाँ तक आपको पढ़ाते हैं, कैसे कैसे पढ़ाते हैं, वो हम पे निर्भर करता है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि एक प्रतियोगी छात्र का जीवन अपना भी है, तो हम उसमें आपको कुछ भी फालतू नहीं पढ़ाएंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको काव्य जो हेतु है उसको और विस्तार से मत समझते। जो काव्य हेतु है उसका अभिप्राय या आयाम क्या है, देखिए इसको आपको इस दृष्टि से भी पढ़ना है कि कहीं पे आपको मेंस राइटिंग करनी है, इसके बारे में लिखना भी है, तो आप अपना शॉर्ट नोट भी तैयार कर सकते हैं। खासकर हरियाणा पीएससी वाले स्टूडेंट, उसमें जो है आपका यूनिट जो 3rd रहेगा काव्य शास्त्र से रिलेटेड, तो वहाँ पे लिखित पेपर होगा, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में भी बात करेंगे। बाकी समझ विकसित करने के लिए हर एक विद्यार्थी को जो है पूरा ही लेक्चर सुनना है। देखिए, काव्य हेतु हमने समझाया कि काव्य हेतु से क्या मतलब है, लेकिन यहाँ पे और विस्तार से समझिए। काव्य हेतु से अभिप्राय काव्य रचना के मूल कारणों से है। भारतीय काव्यशास्त्र के आचार्यों ने काव्य निर्माण के लिए 3 हेतु को स्वीकार किया है। किसने? भारतीय काव्यशास्त्र के आचार्यों ने। उन्होंने माना है प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। और इस तरीके से काव्य हेतु के संबंधी आचार्यों में 2 वर्ग बढ़ जाता है। एक वर्ग के आचार्य तो काव्य रचना के लिए प्रतिभा को ही प्रमुखता देते हैं, जिसमें हमने किसके बारे में भी पढ़ा था, भामा के बारे में पढ़ा था,
है ना, जगन्नाथ के बारे में पढ़ा था, हेमचंद जी के बारे में पढ़ा है। तो ये लोग आपस में बढ़ जाते हैं। एक तो धड़ा कहता है कि नहीं, प्रतिभा ही केंद्र में है, और जो दूसरा धड़ा है वो कहता नहीं, व्युत्पत्ति और अभ्यास से भी चीज़ों को हम अर्जित कर सकते हैं। तो भामा, रुद्रट, वामन, पंडित जगन्नाथ आदि आचार्यों की ऐसी मान्यता है। कैसी मान्यता है? भामा है, रुद्रट है, वामन है, जगन्नाथ है, हेमचंद है। इनका पहला मानना है, पहली श्रेणी में आते प्रतिभा को आधार मानते हैं। इनके अलावा दूसरे वर्ग में जिन्होंने कहा कि हम व्युत्पत्ति और अभ्यास से, यानी शास्त्र ज्ञान से और लगातार अभ्यास से भी अच्छे काव्य का सृजन कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं? तो उसमें आते हैं दंडी, वाग्भट, मम्मट, ये प्रमुख हैं। अब इसे आपको पता चला कि हमारे यहाँ पे भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु के आधार 3 है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। और प्रतिभा जो कि जन्मजात है, तो भामा है, जगन्नाथ है, हेमचंद है। इनके अलावा रुद्रट है, वामन, ये कुछ कवि जो है पहली श्रेणी में आते हैं, जो प्रतिभा को ही आधार मानते हैं। बाकी कुछ रचनाकार हैं जिन्होंने व्युत्पत्ति और अभ्यास को माना है। प्रतिभा के संदर्भ में हमने समझाया प्रतिभा क्या है, थोड़ा और विस्तार से समझिए। प्रतिभा वो शक्ति है जिसके द्वारा मौलिक और अपूर्व कार्य संपन्न होते हैं। नवीन उद्भावनाओं और चिंतन की जन्मदात्री प्रतिभा है। तो ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर जो नए नवीन उद्भावनाएं चिंतन होती हैं, वो कहाँ से जन्म लेती हैं? वो आपके अंदर अगर मौलिक प्रतिभा जन्मजात आपको मिली है, तो नवीन उद्भावनाएं आपके अंतर मन से ही उठती हैं। और भारतीय काव्यशास्त्र में प्रतिभा के स्वरूप और भेदों को गंभीर और सूक्ष्म विवेचन के साथ देखा गया है, जिसमें जो भारतीय आचार्य उनके मतों के अनुशीलन के बारे में बात करें, तो भामा जो कि 6ठी शताब्दी में आते हैं। भामा भारतीय काव्यशास्त्र के आदि आचार्य माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? काव्यालंकार। काव्यालंकार है जिसमें इन्होंने प्रतिभा के संबंध में, काव्य के अलंकार संबंधी जो इनकी रचना, उसमें प्रतिभा के संबंध में वो मौलिक विचार व्यक्त करते हैं। तो भामा प्रतिभा को काव्य रचना का प्रमुख हेतु मानते हैं। क्या मानते हैं? काव्य रचना का प्रमुख हेतु, कारण या साधन क्या है? प्रतिभा। प्रतिभा अगर आपके अंदर है तो आप श्रेष्ठ काव्य की रचना कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। और उनके विचार से ये है कि ये जो प्रतिभा नाम का जो बीज है ना, वो बिरले ही मिलता है, सबको ये मिलता नहीं, क्योंकि ये जन्मजात है। अब जब जन्मजात है तो सबको नहीं मिल सकता ना। जैसे हमने कहा शारीरिक सौंदर्य की बात है, वो आपको आपके वंशानुक्रम से मिलता है, तो वो आप ना शास्त्र ज्ञान से अर्जित कर सकते हैं, ना खूब परिश्रम करके कर सकते हैं, भाई वो तो जन्मजात आपको मिला है। तो भामा का कहना वही है। जड़ बुद्धि भी गुरु के उपदेश से शस्त्र का यानी शास्त्र का अध्ययन कर सकता है, ज्ञाता हो सकता है, किंतु काव्य रचना तो किसी प्रतिभावान से ही हो सकता है। ये किसने कहा? ये पंक्ति भी पूछा जा सकता है। और जब कहीं पे भी आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना होगा, यानी आलोचनात्मक ढंग से कोई भी चीज को विश्लेषित करना होगा, तो आपको हमने ये जो विस्तार से लेक्चर को और बनाया हुआ है, ये वहां पे आप इसको विश्लेषित कर पाएंगे। क्योंकि देखिए भामा का मानना है ना, भामा तो साफ साफ कहते हैं कि आपका जड़मति हो सुजान जड़ बुद्धि भी आप अपनी व्युत्पत्ति और अभ्यास के बल पे तो उसको अच्छा बना सकते हैं, लेकिन जड़ बुद्धि भी गुरु के उपदेश से शास्त्र का ज्ञाता तो हो सकता है, लेकिन काव्य रचना तो सबके बस की बात नहीं, उसके लिए जन्मजात प्रतिभा होना चाहिए, ऐसा भामा जी का कहना है। और आचार्य भामा के अनुसार दोष रहित श्रेष्ठ काव्य की रचना का प्रमुख हेतु, अच्छा हाँ, ये भी इन्होंने बताया कि मान लीजिए आपने कहा कि हमारे अंदर प्रतिभा नहीं है, हम तो शास्त्र का ज्ञान कर लेंगे और अभ्यास कर लेंगे तो बढ़िया काव्य सृजन करेंगे, तो ये कहते नहीं कर पाओगे। क्योंकि भामा के अनुसार अगर आपके अंदर प्रतिभा ही नहीं है तो आप दोष रहित काव्य का सृजन कर ही नहीं सकते। अब आगे जब दंडी हैं जो कि समर्थन करते हैं व्युत्पत्ति और अभ्यास का, दंडी का समय 7वीं सदी। अच्छा, इन लोगों के समय के बारे में भी ध्यान रखिए, इनकी रचनाओं के बारे में भी। तो भामा के बाद जब दंडी आते हैं 7वीं सदी में, तो ये जो प्रतिभा संबंधी विचार इसको त्याग देते हैं। और प्रतिभा संबंधी विचार उनका जो काव्यादर्श उनका ग्रंथ है उसमें तो मिलता ही है, लेकिन दंडी ने काव्य रचना के लिए तीनों काव्य हेतुओं को माना कि काव्य हेतु यानी काव्य के लिए जो साधन की जरूरत है उसमें प्रतिभा भी है, व्युत्पत्ति भी है, अभ्यास भी है। ये नहीं कि ये एक ही चीज को पकड़ के बैठ गए भामा की तरह। इनकी दृष्टि में केवल प्रतिभा से ही काव्य सृजन नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर सिर्फ सोचिए कि प्रतिभा आई है, ऐसे मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा सुंदर हैं और आप एक्टर बनना चाहते हैं, आप सुंदर भी हैं एक्टर भी है, नहीं सबसे मूल जो चीज है वो तो आपके पास है, सुंदरता है, लेकिन उस सुंदरता को आपने कभी निखारा नहीं, कला से कौशल से अपने आप को समृद्ध नहीं किया, तो आपकी सुंदरता को कोई देखेगा? सिर्फ सुंदरता से ही आपको नायकत्व की भूमिका में तो नहीं आ जाएंगे। उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन, आपका जो आर्ट है वो आपके व्यक्तित्व को आपको प्रेजेंट करने आना चाहिए उस अनुरूप।
इसीलिए ये बहुत तार्किक इनकी बात लगी हमें डंडी के द्वारा कि सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर बीज रूप में प्रतिभा है। बहुत लोगों के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, जीवन भर उनको यही नहीं समझ में आता कि उनके अंदर प्रतिभा है किस चीज की, वो इसी असमंजस में रह जाते हैं। इसलिए प्रतिभा के साथ अगर आपके अंदर मान लीजिए कवि का गुण है और आपने थोड़ी सी मेहनत कर दी, आपको बहुत अच्छा गाने आता है, वो तो बीज रूप में प्रतिभा आपके अंदर है। आपने जो गायन के लिए शास्त्र होता है उनको समझ लिया, ध्वनि सिद्धांत समझ लिया, उसको समझने के बाद आप निरंतर अभ्यास किए जो अच्छे गाने के लिए, सुर ताल के लिए जरूरी है। और जैसे ही आपने ये तीनों कर लिया तो आप एक महान संगीतज्ञ की श्रेणी में आ जाते हैं। समझ रहे हैं? तो प्रतिभा भी चाहिए, व्युत्पत्ति भी चाहिए, अभ्यास भी चाहिए। सिर्फ बीज रूप लेके कुछ नहीं होने वाला है। तो इनकी दृष्टि में केवल प्रतिभा से ही काव्य सृजना नहीं हो सकती। काव्य रचना के लिए प्रतिभा के साथ शास्त्र ज्ञान बोले तो व्युत्पत्ति और अभ्यास की जरूरत पड़ती है। तो डंडी का ये जो बात है ना, ये बहुत ही प्रासंगिक लगा। और बाकी नैसर्गिक जन्मजात प्रतिभा निर्मल शास्त्र ज्ञान तथा निरंतर अभ्यास काव्य के कारण हेतु है, किंतु डंडी उन्हें भी काव्य रचना के लिए निरुत्साहित नहीं करते जिनमें जन्मजात प्रतिभा नहीं है। अब कम से कम जैसे हो गया ना कि आपको ये बोला गया कि अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा बौद्धिक क्षमता नहीं है तो हिंदी में तो आप काव्य शास्त्र छोड़ ही दो, आपसे आपके बस की बात नहीं है, आप बहुत ही हतोत्साहित हो जाएंगे। फिर आप पूछेंगे कि मैम विकल्प क्या है, तो विकल्प यही है कि कोई बात नहीं, आपके अंदर जन्मजात बीज रूप में प्रतिभा नहीं हो सकता बहुत ही व्यक्ति कोई बौद्धिक क्षमता वाला हो, लेकिन आपने कछुए की कहानी तो पढ़ी है ना, धीरे धीरे करके आप अध्ययन चिंतन मनन के साथ साथ अभ्यास कर करके आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो देखिए, इसको व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ के पढ़िएगा, आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा काव्य शास्त्र को समझने के लिए, और कोई ऐसा पुस्तक या ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ऐसे ही समझा दे। बहुत ही व्यवहारिक धरातल पे समझेंगे तो आप ना बिल्कुल तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे कि आपको सबसे अच्छी बात किसकी लग रही है, भामा की लग रही है तो क्यों लग रही है, डंडी की लग रही है तो क्यों लग रही है, या कुंतक की लग रही है, वामन की लग रही है तो क्यों लग रही है। जब कब क्यों कैसे में आपका अध्ययन तब्दील हो जाएगा तो इसको कहते हैं कार्य कारण श्रृंखला में अध्ययन, और ये आपकी मानसिक मजबूती को प्रदर्शित करता है। आप अगर फैक्ट को याद करेंगे तो एक समय बाद फैक्ट जो है, तथ्य आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन जिस दिन से आप चिंतन मनन के साथ अध्ययन कर लेंगे तो जीवन पर्यंत जब भी आप कहीं पे भी किसी चीज को डिफाइन करेंगे तो सामने वाला आप पे मंत्रमुग्ध हो जाएगा कि हाँ, इस तरीके से भी, इस दृष्टि से भी हम इस चीज को सोच सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए, आप खुश हो जाइए कि इन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी। अब आपको दुखी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, थोड़ा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डंडी जो 7वीं सदी के आचार्य, इन्होंने समझाया कि नहीं, अगर आपके अंदर जन्मजात प्रतिभा नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि ऐसा व्यक्ति अध्ययन और काव्य रचना का अभ्यास करता है तो उस पर सरस्वती की कृपा हो जाती है, वो काव्य रचना में समर्थ हो जाता है। वही चीजें आप लगातार मेहनत करते हैं तो एक न एक दिन सब कहते हैं ना, फल मिलेगा। आप हाथों की लकीरों को मत देखिए, जिनके हाथ नहीं है उनकी भी लकीरें, उनकी भी तकदीर चमक रही है ना, तो आप बिल्कुल ऐसा मत समझिए। ये बिल्कुल जो कि डंडी जी ने जो कहा है ना, व्यवहारिक चीजें वो आपके आसपास हो रही है, आप डेली सुन भी रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि डंडी ने वही बात को इस रूप में कह दिया। बाकी आपको आसपास इस तरीके से ज्ञान देने वाले मिलते हैं कि आपको हाथों की लकीरों पे ही भरोसा नहीं करना है, अपनी मेहनत पे करना है। वामन इसके बाद 8वीं सदी में आते हैं। आचार्य वामन ने कहा, प्रतिभा को कविता का मूल या बीज माना। तो हमने वामन के बारे में बात किया, रुद्रट के बारे में बात किया, जगन्नाथ जी के बारे में बात किया, हेमचंद और भामा, ये सब तो ऐसे ही हैं कवि आचार्य में जिन्होंने कहा कि नहीं, कविता का मूल या बीज तो प्रतिभा है। लेकिन अच्छी बात यह कि वामन ने ऐसा नहीं हुआ कि दोनों को महत्व ही नहीं दिया, महत्व दिया। पूर्व रचित काव्यों का अनुशीलन, पहले से जो लिखा गया है काव्याज्ञ के लिए जरूरी, यानी काव्य के अध्ययन के लिए, और अवधान यानी चिंता की एकाग्रता, एकांत, ये सब भी जरूरी है। इस प्रकार वामन प्रतिभा को तो महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन व्युत्पत्ति और अभ्यास पर भी विशेष बल देते हैं। रुद्रट जो कि 9वीं शताब्दी की ईस्वी के आरंभ में आते हैं, आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा के साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी काव्य हेतुओं को महत्व दिया। तो अच्छी बात है, प्रतिभा के साथ इन लोगों ने भी व्युत्पत्ति और अभ्यास को दिया है। और रुद्रट के बारे में आपको ये देखना है कि हमने अभी समझाया था ना आपको कि सहजा और उत्पाद्या, सहजा और उत्पाद्या के बारे में बात किया। सहजा जो जन्मजात होता है, उत्पाद्या जो शास्त्र ज्ञान तथा लोकों से अर्जित होता है। रुद्रट प्रतिभा को काव्य का मूल हेतु स्वीकार करते हैं और उसे ही शक्ति मानते हैं। आनंदवर्धन, आनंदवर्धन का समय है 9वीं शताब्दी, और आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी में आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार प्रतिभा कविता का मूल है। किसने माना?
आचार्य आनंदवर्धन ने। इन्होंने इनके अनुसार प्रतिभा क्या है, कविता का मूल है। व्युत्पत्ति को भी इन्होंने महत्व दिया है। तो आनंदवर्धन ने कविता को मूल, प्रतिभा को तो माना ही है, साथ ही साथ इन्होंने व्युत्पत्ति को भी उन्होंने महत्व दिया है। उनका मानना है कि व्युत्पत्ति के अभाव में कवि की रचना में अनेक दोष आ जाते हैं। तो आनंदवर्धन के लिए खास आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने प्रतिभा, कविता का मूल प्रतिभा तो होना ही चाहिए, लेकिन व्युत्पत्ति मतलब कि शास्त्र ज्ञान। वैसे भी आप देखें ना कि आपको शास्त्र ज्ञान का अभाव होगा, जैसे हमने कहा कि हो सकता है आपके अंदर काव्य सृजन का बहुत अच्छा मतलब कि आधार बिंदु हो, लेकिन आपको तय जो काव्य शास्त्रीय ज्ञान में अलंकार, रस, छंद किनका कहाँ पे प्रयोग करना है, उचित अनुचित का भेद नहीं है, तो आप कहीं भी कुछ भी करेंगे तो उस तरीके से काव्य शास्त्रीय आधार पे आपका जो ग्रंथ है वो सही नहीं होगा। इसलिए आनंदवर्धन की ये बात जो 9वीं शताब्दी के आचार्य, इन्होंने सही कहा है कि प्रतिभा तो हो, ठीक है, आपने बहुत अच्छा सृजन किया, लेकिन व्युत्पत्ति यानी काव्य शास्त्र जो है, शास्त्रों के अध्ययन को भी महत्व दो। क्योंकि अगर आप जो व्युत्पत्ति यानी शास्त्रों का अध्ययन, चिंतन, मनन नहीं करते हैं, तो जब आप कभी कोई भी रचना करता है उसमें बहुत सारे दोष आ जाते हैं, किंतु प्रतिभा से ये दोष कम हो जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने प्रतिभा और व्युत्पत्ति, प्रतिभा को और व्युत्पत्ति को आनंदवर्धन जी ने माना है। राजशेखर जो विक्रम की 9वीं शताब्दी के मध्य सुप्रसिद्ध काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक हैं। राजशेखर ने काव्य हेतु की विवेचना करते हुए प्रतिभा और व्युत्पत्ति को प्रमुख माना है। किसको माना है? प्रतिभा और व्युत्पत्ति को। तो जिस तरीके से इन्होंने आनंदवर्धन ने माना, वैसे ही राजशेखर जी ने माना है। और आपने वैसे भी देखा था इनके द्वारा जो इन्होंने प्रतिभा और व्युत्पत्ति को माना है, इन दोनों के योग से कवि कर्म में श्रेष्ठता आती है। उन्होंने प्रतिभा और व्युत्पत्ति को केंद्र में रख के कवि के दो प्रकार विकसित किए हैं, एक प्रतिभा संपन्न काव्य कवि और व्युत्पत्ति युक्त कवि शास्त्र, है ना। तो आपने देखा था इन्होंने, राजशेखर ने शक्ति को काव्य का मूल माना है और यह शक्ति प्रतिभा का पर्याय नहीं है। मम्मट जो है आगे 11वीं शती उत्तरार्ध में आते हैं आचार्य मम्मट। इनका सुप्रसिद्ध जो अपना ग्रंथ है वो काव्य प्रकाश है मम्मट का। काव्य प्रकाश में काव्य हेतु में शक्ति, शक्ति बोले तो प्रतिभा, निपुणता मतलब कि व्युत्पत्ति यानी शास्त्र ज्ञान। तो मम्मट ने उसी बात को काव्य प्रकाश में अलग रूप में कहा है। प्रतिभा को शक्ति कहा है मम्मट ने, निपुणता को व्युत्पत्ति का और अभ्यास की विवेचना की है। उन्होंने शक्ति यानी प्रतिभा को कवित्व का बीज कहा, यानी शक्ति जो है प्रतिभा का बीज रूप है। शक्ति कवित्व बीजा रूपा या बिना काव्यान्य प्रशोध काव्य प्रकेश, ये चीजें इन्होंने कही है। पंडित राज जगन्नाथ ने इन्होंने काव्य हेतु में केवल प्रतिभा को मान्यता दी है, इसलिए इन्हें प्रतिभावादी आचार्य कहते हैं। देखिए एक नया क्वेश्चन मिला, 16वीं सदी के पंडित राज जगन्नाथ जो है वो केवल प्रतिभा को मान्यता देते हैं, तो इसलिए पंडित राज जगन्नाथ को प्रतिभावादी आचार्य कहा जाता है। उनकी मान्यता क्या थी? प्रतिभैव केवल कारणम, यानी प्रतिभैव केवल कारणम। रस गंगाधर ने कहा कि प्रतिभैव यानी प्रतिभा ही केवल कारण है। इस प्रकार वे व्युत्पत्ति और अभ्यास किसी किसी में बाल्यावस्था से काव्य रचना की क्षमता कहते हैं दिख जाता है। यद्यपि आचार्य जगन्नाथ की इस मान्यता का खंडन भी हुआ है। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने उनके मत को अतिवादी भी माना है, कि बहुत ही अतिवादी बात कह गए, क्योंकि केवल प्रतिभा काव्य निर्माण का हेतु नहीं। यानी जगन्नाथ जो कि प्रतिभावादी आचार्य हैं, प्रतिभैव केवल कारणम रस गंगाधर ने कहा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को बिल्कुल साइड कर दिया। तो देवेंद्र नाथ जो है शर्मा ने कहा कि नहीं, ये तो अतिवादी बात कर दी है। तो वो तो पहले भी भामा ने भी बात वही की थी, बात तो वही हो गया। तो उपयुक्त विवेचन से आप क्या निकालते हैं? यही ना कि काव्य हेतु में प्रतिभा मुख्य है। सभी आचार्यों ने इसको सृजन में अनिवार्य तत्व माना है, साहित्य सृजन का मूल शक्ति। और कविता के स्वरूप पर कुछ आचार्यों ने भी विशेष बल दिया है। बल क्या प्रकाश डाला है, जिनमें आनंदवर्धन है, अभिनव गुप्त है, भट्टौत है। आनंदवर्धन ये मानते कि प्रतिभा वो शक्ति है जिसके द्वारा प्राचीन विषयों को भी नवीन रूपों में उद्भावना कर सकते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त ने प्रतिभा के स्वरूप के निरूपण की बात की है। जैसे उन्होंने कहा, अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा, अपूर्व वस्तुओं का निर्माण केवल प्रतिभा से हो सकता है। ये किसने कहा है? तो अभिनव गुप्त ने कहा है। तो इसका मतलब ये लोग बहुत ज्यादा उसको महत्व दे रहे हैं। जैसे ये जो पंक्ति कई बार पूछा गया, किसने कहा? नौनमेष शालिनी प्रज्ञा, अपूर्व वस्तुओं का निर्माण केवल प्रतिभा के स्वरूप को ही स्पष्ट करता है। तभी हमने देखा अभिनव का। आचार्य महिम भट्ट ने कहा कि महिम भट्ट जी ने कहा कि कवि की प्रतिभा को शिव के तृतीय नेत्र से उपमित किया गया। कितनी बड़ी बात कही है, जिसकी शक्ति वो त्रिलोक में स्थित भावों को भी साक्षात्कार कर सकता है। फिर पंडित जगन्नाथ प्रतिभा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए क्या कहते हैं? जगन्नाथ कहते हैं, साक्ष्य काव्य घटना अनुकूल शब्दार्थों परिस्थिति, अर्थात प्रतिभा के द्वारा एक काव्य में वर्णनीय घटना के लिए शब्द और अर्थित की समुचित योजना होती है। प्रतिभा के प्रकार में देखिए तो आचार्य ने प्रतिभा के भेदों का भी विवेचन किया। आचार्य रुद्रट ने शक्ति या प्रतिभा के दो भेद किए, सहजा और उत्पाद्या। सहजो उत्पाद्या सा द्विधा भवती। उनके अनुसार सहजा प्रतिभा जन्मजात होती है और उत्पाद्या अध्ययन से आता है। ये पहले भी बात किया। राजशेखर प्रतिभा के दो भेद स्वीकार करते, कारित्री और भावित्री। इनमें से कारित्री के बारे में बताया था कि वो कवि के कर्म से, और भावित्री जो है
जो पाठक वर्ग है उससे संबंधित है। फिर सहजा, आहार्या और औपदेशिकी में इसको जो है और डिफाइन किया है। तो आप देखिए इनका जो है प्रतिभा के प्रकार में, जैसे इन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज को, प्रतिभा के प्रकारों को डिफाइन किया रुद्रट ने। तो आप सहजा उत्पाद्या तो समझ गए, लेकिन ये जो तीन है, सहजा क्या, आहार्या क्या, औपदेशिकी क्या है, इसको हम यहाँ पे समझाते हैं। सहजा प्रतिभा मतलब कि वो तो पूर्व जन्म के संस्कारों से सहज आ गया है। आहार्य प्रतिभा का मतलब ये प्रतिभा वर्तमान जीवन के जो संस्कार है उनसे उत्पन्न हो रहा है। इसलिए ये कैसे उत्पन्न हो रहा है, अभ्यास की आवश्यकता इसके लिए आहार्य प्रतिभा के लिए जरूरी है। लेकिन जो औपदेशिकी प्रतिभा ये क्या है, तो औपदेशिकी प्रतिभा तो उपदेश के थ्रू, देवता है, गुरु है, तंत्र है, मंत्र है, इनसे जो उद्भूत प्रतिभा होती है उसको औपदेशिकी कहते हैं। यानी उपदेश आदि से प्राप्त होने के कार्य से औपदेशिकी कहते हैं। इसका संबंध वर्तमान जीवन से रहता है। इसका संबंध वर्तमान जीवन से होता है। बाकी हेमचंद जी का हमने सहजा और औपदेशिकी पढ़ा था। और स्वतः मतलब कि स्वतः, सहजा मतलब स्वतः ही था। बाकी मंत्र और देव आराधना आदि से प्राप्त जो है वो नवीन उद्भावनाओं का जो है तो उसको जो है औषधिकी करके कहते हैं। और इनके अलावा अब व्युत्पत्ति की बात करें तो व्युत्पत्ति में भी बताया गया, व्युत्पत्ति शब्द वि उपसर्ग पूर्व उत्पत्ति से बनता है। इसका मतलब होता है लोक संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसका आपको विशेष ज्ञान होना चाहिए। वास्तव में इसके तहत लोक व्यवहार और प्रकृति का ज्ञान आता है, और इसलिए व्युत्पत्ति को बहुकता कहते हैं। तो कहीं पे व्युत्पत्ति की जगह पे बहुज्ञता आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यह अर्थ काव्यशास्त्र के सभी आचार्यों द्वारा मान्य है। आचार्य मम्मट ने इसे निपुणता की संज्ञा दी। तो अभी देखा था ना, मम्मट ने क्या कहा था, व्युत्पत्ति को निपुणता कहा था और उसको शक्ति कहा था। व्युत्पत्ति के भी दो भेद है। व्युत्पत्ति के दो भेद में एक शास्त्रीय और लौकिक है। शास्त्रीय व्युत्पत्ति अध्ययन से प्राप्त होता है। अगर शास्त्रीय जो अध्ययन जो है, शास्त्रीय अगर आप व्युत्पत्ति करना तो वो अध्ययन चिंतन मनन से, और लौकिक क्या होता है, वो आप ऑब्जर्वेशन करो। तो दोनों चीजें हैं आपके अंदर। ज्ञान के लिए हमने कहा था एक किताबी ज्ञान होना चाहिए, किताबी ज्ञान को अनुभव में बदल दो। अगर आपने क्लाइमेट चेंज के टॉपिक को पढ़ा तो आसपास अपने क्लाइमेट में परिवर्तन को महसूस करो। तो एक तो शास्त्रीय ज्ञान हो गया, एक उसको अनुभव पे आधारित ज्ञान हो गया। तो शास्त्रीय और लौकिक, शास्त्रीय ज्ञान किताबों से चिंतन मनन से आएगा, और व्युत्पत्ति लोक में जो भी आप अपने आसपास देख रहे हैं उनका जो मनन कर रहे हैं वो लौकिक ज्ञान है। तो लोक के निरीक्षण और शास्त्रों के मनन चिंतन से काव्य परंपरा भी गंभीर अध्ययन करने से कवि में निपुणता आती है, उनका अनुभवजन ज्ञान विस्तृत होता है। व्युत्पत्ति का क्षेत्र वैसे देखें तो असीमित है। आप कितना चिंतन मनन कर रहे हो, कितना पढ़े लिख रहे हो, कितना अनुभव कर रहे हो, उसका कोई छोर नहीं है, मतलब और छोर नहीं है, मतलब कोई दायरा नहीं है इसका। व्युत्पत्ति का अधिकाधिक ज्ञान होने से काव्य दृष्टि में, मतलब जितने अच्छे से आप शास्त्रों का अध्ययन चिंतन मनन करेंगे, जैसे मान लीजिए आप काव्य शास्त्र में महारत हासिल करना चाहते हैं, अब उसके लिए तो यही है ना कि कितना बढ़िया आप कई किताबों को जो मूल टेक्स्ट है उसको पढ़िए। मूल टेक्स्ट को पढ़ने के बाद फिर आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, और धीरे धीरे चीज़ों को आप एक दूसरे से कड़ी जोड़ते जाओगे, एक दिन काव्य शास्त्र में आप महारथी हो जाओगे। तो यही चीज़ है कि व्युत्पत्ति, और जितना बढ़िया आप लगातार पढ़ रहे हो, जितना विस्तृत ज्ञान ले रहे हो, उतना ही आपके काव्य में दोषों में कमी आता चला जाएगा। इसलिए, और ये व्युत्पत्ति के ज्ञात के अभाव में, अगर व्युत्पत्ति यानी आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो असंगतियाँ, अनौचित ऐसे दोष आपको काव्य में देखने को मिलेंगे। फिर अभ्यास, अभ्यास का मतलब क्या था, तात्पर्य और महात्म्य। काव्य हेतुओं में यानी काव्य के साधनों में अभ्यास बहुत जरूरी चीज़ है। वही हमने कहा कि आपके पास बुद्धि भी है, वो बढ़िया किताब भी है, नेट से आप पढ़ भी रहे हो, आप मेरा ऑनलाइन लेक्चर भी ले रहे हो, लेकिन दिक्कत कहाँ पे है, आप अभ्यास नहीं करोगे। इसलिए सेकंड वाला जो है वीडियो जो है आपको वो सीरीज में जो है आपको क्या दिया गया है, 20 से 25 क्वेश्चन कराया गया कि इस तरीके से क्वेश्चन आता है, और हम ऐसे ही कराएंगे आपको, टॉपिक फिर क्वेश्चन, टॉपिक क्वेश्चन, ताकि आप बिल्कुल एक फ्लो में बने रहो। ठीक है, आप ये समझो कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे पढ़ना, ये तरीका है। तो यहाँ पे काव्य हेतु में अभ्यास बहुत जरूरी है। आचार्य राजशेखर के अनुसार निरंतर प्रयास करना अभ्यास कहलाता है। काव्य रचना की पुनः प्रवृत्ति अभ्यास कहलाती है। अगर आप काव्य रचना करते हो, बार बार प्रयास करते हो, तो सभी आचार्यों ने अभ्यास को प्रतिभा का पोषक और संस्कारक माना है। आचार्य दंडी का मत है कि अभ्यास पूर्वक वाणी की उपासना करने पर अवश्य वो अनुग्रह प्राप्त करता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम काव्य प्रयोजन पे विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि काव्य का कारण क्या होता है, यानी काव्य का कारण या साधन जिसको हेतु कहते हैं, काव्य हेतु से रिलेटेड जितने भी समस्या आपको रही होगी इस टॉपिक से, वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। जो भी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए आप उसको बताइएगा कि क्या टॉपिक में समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। क्योंकि भाई ये काव्य शास्त्र है, और अभी आपको भारतीय काव्य शास्त्र से ही छुट्टी नहीं मिलने वाला, पाश्चात्य भी पढ़ाना है। तो जितना भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हम उतनी ही तन्मयता से, उतनी ही सरलता से चीज़ों को रखने का प्रयास करेंगे। बाकी आपको PDF जो है टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप चैनल दोनों दिया गया, वहाँ से जुड़ जाइए, बराबर अपडेट के लिए वहाँ मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।